वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर। तो कैसे आप सब, आशा कि सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल हम अपनी एचपी टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हमने साइकोलॉजी सेक्शन के बारे में बात कर ली है। तो आज से जो हम बात कर रहे हैं है हमारा हिंदी सेक्शन। तो आप सभी को पता है कि हिंदी सेक्शन के प्रीवियस ईयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स थे वो मैंने आपको डिस्कस करा लिए चैनल पे। तो जिसने भी नहीं देखे तो वो चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। और आज हमारा शुरू होने जा रहा है एक मेगा प्रैक्टिस सेट हिंदी का, जिसमें कि हम सारे रूल्स के बारे में बात करेंगे और इन्हीं रूल्स के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहीं से आपके पास क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर लेना अपने सभी फ्रेंड्स को जो भी एच पी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए थोड़ी बहुत अपने टेट को क्लियर करने के लिए। आज की वीडियो सभी के लिए इतनी हेल्पफुल होने वाली है कि इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड तक बिल्कुल देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट आपको बताया जाएगा, हर एक चीज़ बताई जाएगी, हर एक रूल बताया जाएगा कि आखिर किस तरीके से आपको हिंदी व्याकरण में जो नंबर है गेन करने हैं और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब कुछ आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा। तो फिलहाल करते हैं हम आज का मेगा प्रैक्टिस सेट को शुरू। तो आज का जो ये मेगा प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्णमाला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक है। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण हमारे वो होते हैं उस छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ऐसी ध्वनियाँ जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते वो हमारे वर्ण होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और वर्ण के कितने भेद होते हैं हमारे पास? वर्ण के हमारे पास दो भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। ये बात आपने याद रखना। और अगर आपसे कभी कल को ये पूछा जाए कि मूल और मुख्य वर्ण कितने होते हैं, तो हमारे पास 44 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर कुल कितने वर्ण हैं, तो हमारे पास 45 है। तो जो ये चीज़ें ना, ये आपसे पूछी जाती है और आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी बुक में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वाली चीज़ें मैंने बहुत मेहनत करके ढूंढी है, बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया, जो आज का मेगा प्रैक्टिस सेट है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे पूछा गया कि आपके पास कुल वर्ण कितने हैं। तो कुल वर्ण हमारे पास 52 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ना कुल वर्ण, क्योंकि बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि आखिर लेखन के आधार पर आपके पास कितने वर्ण हैं। तो लेखन के आधार पर हमारे पास 52 वर्ण है। तो जो ये चार्ट है इसको आपने ध्यान में रखना। लास्ट जो है पूछा जाता है आपसे मानक वर्ण कितने हैं, तो हमारे पास 52 ही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। और साथ ही में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है, वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये भी यहाँ से क्लियर हो गया। कभी भी आपसे पूछा जाए उच्चारण या प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे आपसे कि जैसे कि यहाँ पे बोला है उच्चारण और प्रयोग। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, तो हमारे पास दो होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। इसको आपने ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम करते हैं स्वर के बारे में बात। तो हमारे पास हिंदी भाषा में टोटल जो स्वर होते हैं वो हमारे पास 11 स्वर होते हैं। तो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है आपके पास कि हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, तो हमारे पास 11 स्वर होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक बार और ये पूछा जाता है कि जो स्वर होते हैं ना वो हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र रूप से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, तो जो हमारे स्वर है वो हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वर्ण के 3 भेद होते हैं। अगर आपके पास कभी भी ये पूछा जाए कि मात्राओं के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, वो भी 3 होते हैं। तो ये सेम ही है, मतलब मात्रा और उच्चारण अगर दोनों साथ में पूछा जाए, मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो वो भी 3 होते हैं। तो जो हमारे पास 3 स्वर के भेद होते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इनसे बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें जो ह्रस्व स्वर होते हैं, उसमें हमारे पास बहुत कम समय लगता है उनको उच्चारण करने में। जैसे कि अ, छोटी ई, छोटा उ, री, ये हमारे ह्रस्व स्वर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें दीर्घ स्वर, जो कि जिसमें कि हमारे पास दुगना समय लगता है, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं। लास्ट जो भेद है वो है प्लुत स्वर। ये हमारे वो वाले स्वर होते हैं जिसमें हमारे को बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि ओम, हे राम, हरिओम, इस तरीके के शब्द हमारे प्लुत स्वर में आते हैं। तो इस बार भी आपसे पूछा गया था कि प्लूत क्या है, तो आपको ऑप्शन दे रखे थे स्वर का भेद है, व्यंजन का भेद है, वर्णमाला है। तो जो प्लूत था वो क्या था, हमारा स्वर का भेद है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि ह्रस्व क्या है, तो वो भी हमारा स्वर का भेद है। दीर्घ क्या है, वो भी हमारा स्वर का भेद है। अगर प्लूत पूछा जाए तो ये भी हमारा स्वर का भेद है। इस चीज़ को आपने याद रखना, स्वर से बस इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट बात करें व्यंजन। व्यंजन के हमारे पास मुख्य 3 भेद होते हैं, एक स्पर्श व्यंजन, एक अंतःस्थ व्यंजन और एक ऊष्म व्यंजन। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि व्यंजन के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो हमारे पास 3 होते हैं, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और जब भी पूछा जाए कि व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन हमारे पास 33 व्यंजन होते हैं। कभी भी पूछा जाए कि व्यंजनों की कितनी संख्या होती है, तो 33 होते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो व्यंजन है, वो हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते। अगर आपको कभी भी ये पूछा जाए कि ऐसे कौन सा वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होता, तो व्यंजन है। और जो स्वर है वो हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। यहाँ से यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक चार्ट, इसको आपने ध्यान रखना है कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो बात करें अगर मूल स्वर हमारे पास 3 तरह के होते हैं। कभी मात्रा के आधार पर पूछे जाते हैं आपसे, कई बार मूल स्वर पूछा जाता है और कई बार आपसे यहाँ पे उच्चारण के आधार पर पूछा जाता है। तो 3 तरह के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। इनके बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं व्यंजनों के बारे में। तो व्यंजन के जो मुख्य होते हैं वो 3 ही होते हैं, बट हमारे पास और भी इसमें व्यंजन में आता है, जैसे कि स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया और द्वितीय व्यंजन। बस यहीं तक आपसे पूछा जाता है, जो 6th वाले, इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर हमारे स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है और संयुक्त व्यंजन क्या है, द्वितीय व्यंजन क्या है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। तो यहाँ पे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, जब आप इनका उच्चारण करते हैं, तो जो आपके जीभ हो गई या दोनों ओंठ हो गए, वो आपस में स्पर्श होते हैं, एक दूसरे से टकराट होती है बेसिकली। तो सबसे, अगर ये भी चीज़ आपको याद नहीं रहती, तो बेसिक चीज़ याद रखना, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आपके पास स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं। अगर आपसे कई बार पूछा जाए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है, तो इसमें सिर्फ आपका च वर्ग आता है, ये याद रखना। अगर कई बार तो आपसे पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन ही, तब आपने याद रखना क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन है वो कौन से होते हैं, तो इसके अंदर आपका च वर्ग आता है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना, तो पेपर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि अगर आप इसके रूल वगैरह पढ़ने लग जाओ तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी। बस स्पर्श व्यंजन में याद रखना कि जो आपके क, ट, त, प वर्ग वो आते हैं। तो नेक्स्ट बात करें तो हमारा संघर्षीय व्यंजन, तो इसको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। अगर आपसे कई बार ऊष्म व्यंजन पूछा जाए या संघर्षीय व्यंजन, तो इसके अंदर ये वाले वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण करते हुए मुख से वायु बाहर की तरफ को आती है, जैसे श हो गया, पेट की श, सौ, ह। ये वाले शब्द हमारे ऊष्म या संघर्षीय व्यंजन के अंदर बोल सकते हो आप। और फिर आता है पार्श्विक व्यंजन। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं, तो सिर्फ लौ, एकमात्र लौ ऐसा है जो आपका पार्श्विक व्यंजन है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि लुंठित व्यंजन, ये एकमात्र रॉ है। कभी भी पूछा जाए कि जो रॉ है वो कौन सा व्यंजन है, तो वो लुंठित व्यंजन है। अगर आपसे पूछा जाए कल के लिए कि लौ कौन सा व्यंजन है, वो पार्श्विक व्यंजन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे कि ह कौन सा व्यंजन है, तो ह हमारा ऊष्म है और संघर्षीय व्यंजन, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। इससे आपके पास बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपने बस रूल को याद रखना और इसके बाद चार्ट है उसमें भी पता चल जाएगा। तो अल्प प्राण वो होते हैं जब हम उनका उच्चारण करें तो जो वायु की मात्रा हमारी बाहर को निकलती है वो बहुत कम निकलती है। जब आप कॉक बोलोगे तो मतलब आप ना अपने मुंह के सामने ना हाथ रखना और शब्द का वर्णों का उच्चारण करना। जैसे कौ बोलोगे तो जो वायु की मात्रा है वो बाहर की तरफ कम निकलेगी। महाप्राण जिसमें वायु की मात्रा थोड़ी ज़्यादा निकलती है बाहर को। अगर आप ख का उच्चारण करोगे तो जो आपकी वायु की मात्रा है वो बाहर की तरफ ज़्यादा निकलेगी, आप इसको एक्सपीरियंस करोगे। पेपर में बस आपने हाथ आगे की तरफ रखना और वर्णों का उच्चारण करना, तो जिस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ण अल्पप्राण है, कौन सा आपका महाप्राण है। नेक्स्ट रूल भूल के तो इस टेबल को याद रखना, आपकी जो फर्स्ट रो है, थर्ड रो है और जो लास्ट रो है वो आपके अल्पप्राण है, सेकंड और फोर्थ रो आपकी महाप्राण है, इनको आपने याद रखना। और जब भी आप उच्चारण करोगे तो देख लेना, खुद फील करोगे, हाथ मुंह के सामने रख लेना। जब भी आप कौ का उच्चारण करोगे तो वायु की मात्रा बाहर की तरफ कम आएगी, जब आप ख का करोगे तो आपकी वायु की मात्रा बाहर को ज़्यादा आएगी। और अगर कभी पेपर में भूल गए कि अल्पप्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, तो याद रखना और आपका सबसे पहले आता है तो अल्पप्राण पहले वाले हैं, महाप्राण उसके बाद। याद रखना फर्स्ट रो, थर्ड रो और फिफ्थ रो आपकी अल्पप्राण है, महाप्राण आपकी सेकंड और फोर्थ रो है। बाकी आप इसका रूल याद रखना कि अल्पप्राण में वायु कम निकलती है, महाप्राण में वायु ज़्यादा निकलती है बाहर की तरफ। नेक्स्ट बात करें उच्चारण स्थान की, ये भी बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो कंठ की बात करें तो कंठ में हमारे क वर्ग आते हैं,
जितने भी हमारे क वर्ग है वो सारे हमारे कंठ के अंदर आते हैं, और साथ में ह भी आपका जो है ह और विसर्ग याद रखना, ये भी आपके कंठ के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो तालु, तालु में आपका च वर्ग आता है और श या और य आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो मूर्धा, इसमें आपका री आता है और ट वर्ग पूरा आता है। दंत की बात करें तो इसमें आपका त वर्ग पूरा आता है और ल और स भी आपके दंत में ही आते हैं। ओष्ठ की बात करें तो इसमें आपके पास प वर्ग आता है। नासिका में जितने भी आपके लास्ट में लगते हैं ना, यौण न म, ये आपके नासिका के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें कंठ तालु की तो ए ऐ आपके कंठ तालु में आते हैं। और अगर हम बात करें कंठ ओष्ठ की तो ओ और औ आपके कंठ ओष्ठ में आते हैं। अगर हम बात करें दंतोष्ठ की तो इसमें सिर्फ आपका वो आता है। तो जब आप इनका उच्चारण करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जब आप क वर्ग की उच्चारण करोगे तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है वो आपके गले में पड़ेगा, कंठ में। नेक्स्ट बात करें तो तालु, जब आप च वर्ग की बात करोगे तो जो आपकी जीभ है वो तालु को टच करेगी, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो हम जो ट वर्ग है तो ये जब आप इसका उच्चारण करोगे जो आपकी जीभ है वो आपके मूर्धा को स्पर्श करेगी। नेक्स्ट त वर्ग जब आप बोलोगे तो आपके दंत को जीभ टच करेगी, त थ ध ध न, जब आप इसका उच्चारण करोगे तो आपकी जीभ क्या है, दांत को टच करेगी। अगर आप प वर्ग की बात करें तो जब आप इनको उच्चारण करोगे तो आपके ओंठ आपस में मिलेंगे, प फ भ भ म, जब आप इनको उच्चारण करोगे तो उच्चारण करके आपको पता चल जाता है, इनके नाम से पता चल रहा है कि आखिर कौन कौन सी चीज़ जब आप उच्चारण करोगे तो आपकी जीभ कहाँ पे टच करेगी और स्ट्रेस आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा। तो वर्ण विचार में इन्हीं टॉपिक के रिगार्डिंग आपसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने शब्द विचार, इससे भी आपके पास बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाता है। शब्द विचार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही जो यहाँ से बनता है वो है कि शब्द विचार के कितने भेद हैं। तो इस चीज़ को आप कभी मत भूलना, जो शब्द विचार है उसके 4 भेद है। एक है स्रोत के आधार पर, एक है रचना के आधार पर, एक है अर्थ के आधार पर, एक है प्रयोग के आधार पर। कभी भी आपसे पूछा जाए शब्द के कितने प्रकार है तो वो, या भेद पूछे जाए तो वो 4 है। और नेक्स्ट जो ये आपके भेद है इनके भी सब भेद है आगे के लिए, मतलब सब पॉइंट्स है, मतलब स्रोत के आधार पर भी आगे आगे डिफाइन हुए हुए, रचना के आधार पर भी, अर्थ के आधार पर भी, प्रयोग के आधार पर भी, इनको भी मैं आपको इसी वीडियो में बता लूँगा। और बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे ग्रुप में, जो भी बच्चे ग्रुप में ज्वाइन हुए हुए हैं उनको कल सारे के सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले करते हैं हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो वो ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। जब भी आपके पास बात करें तत्सम शब्द की, ये हमारे वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में भी वो संस्कृत की तरह ही लिखे जाते हैं। जैसे कि ज्यों के त्यों उठाए जाए, जैसे कि हम बात करें दंत, तो कई बार हम दंत लिख लेते हैं हिंदी में भी। तो जो शब्द हमारे संस्कृत से हिंदी में भी जाएंगे और वो संस्कृत के ही रहेंगे, वो शब्द हमारे तत्सम होते हैं। और कभी भी आपके पास किसी भी शब्द में हलंत लगा हो, विसर्ग लगा हो, हमारे तत्सम शब्द के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से उठा करके हम हिंदी में परिवर्तन करके लिख लेते हैं। बाय द वे, हम जैसे दंत है उसको दांत भी लिख लेते हैं ना, तो जो दांत है वो हमारा तद्भव शब्द है। जितने भी हमारे हिंदी के शब्द है वो हमारे तद्भव शब्द है, जो संस्कृत के शब्द है वो तत्सम शब्द है। फिर बात करते हैं देशज। देशज हमारे वो शब्द होते हैं जो हमारी लोकल लैंग्वेज में बोले जाते हैं, जैसे कि आलू हो गया, बैंगन, गाड़ी हो गई, खिड़की, ये हमारे देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द की बात करें जैसे कि मास्टर हो गया, कार हो गई, ये हमारे विदेशी शब्द है जो कि अन्य भाषा से लिए जाएंगे, वो चाहे उर्दू होगी, फ़ारसी हो गई, फ्रेंच हो गई, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, जो भी आपके अलग लैंग्वेज से लिए जाए, जैसे कि डॉक्टर हो गया, ये भी हमारा विदेशी शब्द के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं संकर शब्द। आखिर कौन से शब्द होते हैं? तो संकर शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी 2 शब्द के मेल से बना है, तो ऐसे शब्द जहाँ भी आपको ऐसे लगे कि 2 शब्दों के मेल से बने, वो संकर शब्द है। तो आशा है कि जो आपके उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर है ये आपको क्लियर होगे। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं तो व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर पूछा जाए आपके पास, या बनावट के आधार पर पूछा जाए, तो आपके पास 3 प्रकार के होते हैं। एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द, एक
योग रूढ़ शब्द। अगर हम रूढ़ की बात करें तो ये हमारे वो शब्द होते हैं जिनका हम सार्थक खंड नहीं कर सकते, जिनका मतलब सेम होता है। आना, जाना, खाना, ये शब्द हमारे रूढ़ के अंदर आते हैं, क्योंकि आने का मतलब आना ही है, जाने का मतलब जाना ही है। ये शब्द ऐसे शब्द हैं जिसका मतलब सेम रहता है और इनका सार्थक खंड नहीं हो सकता। अब बात करें यौगिक शब्द की, इनका सार्थक खंड भी हो सकता है, और सार्थक खंड होने के बाद जो सार्थक खंड हुए हैं, मतलब संधि विच्छेद हो गया है, उनका अलग अलग मीनिंग होगा। जैसे कि विद्यालय, विद्या जमा आल्य, पाठशाला, पाठशाला, चाय वाला, चाय जमा वाला। चाय वाला मतलब किसी इंसान को हम बोल रहे हैं, पर चाय और वाला जब अलग अलग हो गए तो चाय का मतलब चाय हो गया, वाले का मतलब वाला हो गया। तो जो शब्द जिनका हम सार्थक खंड कर सके और सार्थक खंड करने के बाद उनके अलग अलग मीनिंग हो जाए, वो हमारे यौगिक शब्द के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो योग रूढ़ शब्द, ये हमारे वो शब्द होते हैं जिनका सार्थक खंड तो हो सकता है, और सार्थक खंड होने पर ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को डिफाइन करेंगे। बाय द वे, जैसे कि आपके पास बहुव्रीहि समास होते हैं ना, वो इसके अंदर आते हैं। आपके भगवानों के नाम हो गए, वो इसके अंदर आते हैं, जैसे नीलकंठ हो गए, गजानन हो गए, दशानन हो गए, ये हमारे योग रूढ़ में है। और एक पंकज, पंकज से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंकज कौन सा शब्द है, तो पंकज हमारा योग रूढ़ शब्द है, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो ये भी आपके पास शायद से हो गया होगा क्लियर कि आखिर रचना के आधार पर आपके पास कितने भेद है, और वो भेद किस किस तरीके के हैं, जैसे कि रूट शब्द कौन सा है, यौगिक शब्द कौन सा है, और योग रूट शब्द कौन सा है। तो नेक्स्ट जो भेद है शब्द का, वो है अर्थ के आधार पर। अगर आपके पास कभी पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक, एक निरार्थक। सार्थक शब्द के अंदर हमारे ये वाले शब्द आते हैं, जैसे कि पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, नैकार्थक शब्द हो गए। ऐसे शब्द जिनका मतलब कि अलग अलग मीनिंग हो, मतलब जिनको हम, ये वाले शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, जैसे विलोम शब्द, ऐसे शब्द हमारे सार्थक होते हैं। निरार्थक के अंदर आते हैं हमारे, जैसे खट, खट, चल, चल, कप, कप। दो शब्द मतलब रिपीट हो गए, वो हमारे निरार्थक शब्द के अंदर आते हैं। तो लास्ट जो भेद है शब्द का, वो है विकार के आधार पर बोला जाए या आपके पास प्रयोग के आधार पर पूछा जाए। तो जब भी आपसे विकार या प्रयोग के आधार पर पूछा जाए तो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंदर आते हैं हमारे, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हमारे विकारी शब्द के अंदर आते हैं। अविकारी शब्द के अंदर आ जाएंगे क्रिया विशेषण हो गए, संबोधक हो गए, इस तरह के शब्द हमारे अविकारी शब्द के अंदर आते हैं। मतलब बेसिकली जो अव्यय है वो हमारे अविकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हमारे विकारी शब्द है। अगर आपसे कभी भी ऐसा पूछा जाए संज्ञा क्या है, तो वो हमारा विकारी शब्द है। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना, और आपका शब्द वाला टॉपिक भी यहाँ पे क्लियर हो गया है। थोड़े बहुत इनको भी याद रख लें, जैसे तत्सम, तद्भव। तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द, जैसे कि सर्प, सर्प हिंदी में हम बोलते हैं उसको सांप, तो सांप हमारा तद्भव है और सर्प हमारा तत्सम। फिर हो गया अर्थ, मतलब आधा, चंद्र मतलब चांद। ऐसे शब्द जो कि संस्कृत में हो गए, फिर वो हिंदी में कन्वर्ट हो तो वो तद्भव है, और जो शब्द हम संस्कृत के शब्द और संस्कृत के शब्द हम हिंदी में प्रयोग करें, वो हमारे तत्सम होते हैं। तो इस बात को आपने बस ध्यान रख लेना। तो इस चार्ट को भी एक बार देख लेना। बाकी तो मैं जो ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं उनको सारे का सारा भेज दूंगा आज के आज ही, सब की सब PDF शाम को आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा संज्ञा। तो आपसे पूछा जाता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे हम संज्ञा कहते हैं, इस चीज़ को याद रखना। फिर पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के हमारे भेद है, कौन कौन से है वो याद रखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगर आपसे कभी भी कल को ये पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, तो याद रखना उसे हम संज्ञा कहते हैं। कल को ये पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो वो भी आपने याद रखना है, इसके 5 भेद हैं। थोड़ा हम इसके भेदों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर क्या क्या आते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान या किसी चीज़ का नाम अगर आपको दिया जाए, जैसे कि मोहन, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोहन कौन सा प्रकार है संज्ञा का, जैसे कि फिर ऑप्शन में दे देंगे आपको, तो हमारा क्या है, वो व्यक्तिवाचक है। लाल किला हो गया, किसी जगह का नाम दे दिया आपके पास, कबीरदास, इस तरीके के अगर नाम दिए जाए तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। जातिवाचक संज्ञा होती है जिसके अंदर कोई जाति का बोध हो, मानव, मानव जाति, वृक्ष जाति, नदी हो गई, आपके लेखक हो गए, फल हो गए, सब्जी हो गई, पर्वत हो गए, नदी हो गई। तो ये एक जातियाँ है ना किसी किसी चीज़ की, मतलब जैसे फल है, फल के अंदर सारी जाति आ जाती है, उसके सब प्रकार आ जाते हैं। लेखक, लेखक के अंदर सारे के सारे लेखक की बात हो गई। तो ये हमारे जातिवाचक
तो नेक्स्ट अगर हम बात करें भाववाचक संज्ञा की, इसमें जब हम बात करते हैं तो किसी के गुण दोषों के बारे में बात करते हैं, उसके व्यवहार के बारे में बात करें, जैसे कि मधुरता हो गई, मिठास, क्रोध, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये हमारे भाववाचक की संज्ञा में आते हैं। किसी के प्रति हम भाव को बता रहे हैं, उनके भाव के बारे में जान रहे हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अगर हम बात करें अपने द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसमें हमारे जैसे पदार्थ वगैरह के बारे में बात की जाती है ज़्यादातर, जैसे कि पीतल हो गया, लोहा, सोना और हो गया, जैसे कि तरल पदार्थ हो गए, दूध वगैरह, घी, मिट्टी, तेल, सब्जी आदि, ये सब हमारे किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो समूहवाचक संज्ञा बोले या समुदायवाचक संज्ञा, जिसमें हम किसी समूह की बात करें, किसी ग्रुप की बात करें, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह की बात करें, जैसे कि सेना हो गई, आपकी कक्षा हो गया, स्कूल हो गया, माहौल हो गया, मंडली होगी, टोली होगी, तो ऐसे शब्द अगर आए तो समूहवाचक संज्ञा। तो आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कक्षा शब्द है ये आपका कौन सा संज्ञा का प्रकार है? तो 4 प्रकार दिए होंगे, तो कक्षा जो आपका है वो किसका प्रकार है? वो समूहवाचक संज्ञा का है। तो इस तरीके के आपसे पूछे जाते हैं, बस ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट बात करें सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम वो है जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज़ किए जाए, प्रयोग किया जाए, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हो गया मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, ये हमारे सर्वनाम के अंदर आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका दूसरा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। बस ज़्यादा तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पर अगर आपने इनके भेदों के नाम याद रखने होंगे, रख सकते हो तो रख लेना। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, निजीवाचक सर्वनाम। पर इतना डिटेल नहीं पूछा जाता, सिर्फ यही पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद है। तो सर्वनाम के 6 भेद है, संज्ञा के 5 भेद है, इनको आपने बस याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो हमारे 3 भागों में डिवाइडेड होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। एक है उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष, एक अन्य पुरुष। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तम पुरुष के अंदर कौन सा सर्वनाम आता है, तो मैं, हम, हमारे बारे में, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा उत्तम पुरुष है। मध्य पुरुष जब हम दूसरा जो हमारे साथ है उसको बोल रहे हैं, तू, तुम, तुम्हें, इस तरीके के जो शब्द है, ये सर्वनाम है, ये हमारे मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें अन्य पुरुषवाचक, जिसमें कि हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, वे, यह, वह, इनका, ये हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। निजीवाचक सर्वनाम वो होते हैं जब हम अपने बारे में बात कर रहे होंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम है कि हमने किसी को निश्चय कर रखा है, यह, वह, उसे, तो ऐसे वाले सर्वनाम निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक होता है कोई, कुछ, ऐसे शब्द हो गए, थोड़ा, ये हमारा अनिश्चयवाचक है। संबंधवाचक है जो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसे जब हम संबंध बनाते हैं किसी का, जो, सो, जैसे कि, इस तरीके के संबंधवाचक होते हैं। और प्रश्नवाचक हो गए, कौन था वो, क्या था वो, क्यों आया था वो, ऐसे शब्द जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो प्रश्नवाचक होते हैं। संबंधवाचक जब आप किसी चीज़ का संबंध बना रहे हो। अनिश्चयवाचक जहाँ आपको कुछ नहीं पता, कोई, थोड़ा, ज़्यादा, कुछ, ऐसे आपके अनिश्चयवाचक हो गए। निश्चयवाचक जब आप निश्चित किसी पर्सन के बारे में बात करें, यह किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, वो निश्चय। और निजीवाचक आपको पता है अपने बारे में। पुरुषवाचक में तो सारे आते हैं कि मैं, तुम, वह, वे, ऐसे। तो इसके 3 भाग है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भागों में डिवाइडेड है, 3 भागों में। एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगर पूछा जाए कि उत्तम पुरुष के अंदर क्या क्या आता है, तो मैं और हम हो गए अपने बारे में। मध्यम पुरुष होता है जिसमें हम, जो हमारे साथ दूसरा पर्सन उसके बारे में। और अन्य पुरुष जो तीसरा ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वो आते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं विशेषण और उसके भेदों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। सबसे पहले बात करें विशेषण क्या होता है। विशेषण होता है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उन्हें विशेषण कहते हैं। देखो विशेषण के नाम से पता चल रहा है, मतलब किसी की विशेषता। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें विशेषण कहा जाता है। वो आपने टिक लगा लेना जहाँ विशेषण होगा ऑप्शन में। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि विशेषण के कितने भेद हैं। तो विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। इनको भी आपने ध्यान में रखना है।
तो जो मुख्य थे वो है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की बात करें तो जब हम किसी के गुणों के बारे में बात करते हैं, गुण में सब कुछ आ जाता है। आपका अच्छा गुण हो, बुरा हो, रंग, रूप, स्थान, गंध, सब चीज़ें आ जाती है आपकी, ठीक है। ये जो भी आपके गुणवाचक विशेषण आएंगे कि अच्छा था, भला था, नीला था, लाल था, पीला था, इस तरीके के शब्द आपके पास आ जाते हैं। जैसे पहाड़ी हो गई, दिल्ली हो गई, दिल्ली वाला, भारतीय, अगर ऐसे शब्द है वो गुणवाचक विशेषण के अंदर आपके आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो जो परिमाणवाचक विशेषण है ये हमारा नापतोल से संबंध रखता है। तो इसमें आता है एक निश्चयवाचक परिमाण, एक है अनिश्चय। जो निश्चय है उसमें आपको पता है निश्चित कि मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, मुझे 1 दर्जन आम लेने हैं, मुझे 1 दर्जन केले लेने हैं, तो आपको पता है कि जिसमें आपको पता चल जाए निश्चय, निश्चित है आपने किया। एक है अनिश्चय जिसमें कि मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, मतलब कि ऐसा हो गया हलवे में बहुत ज़्यादा घी पड़ गया, ऐसे तरह के शब्द जहाँ पे थोड़ा, बहुत, ज़्यादा ऐसे शब्द आए वो अनिश्चय परिमाणवाचक होता है। निश्चय में जहाँ आपको निश्चित पता है कि आपको कितनी चीज़ चाहिए, कितनी चीज़ लानी है, तो ये आपके निश्चय में होगा। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें संख्यावाचक विशेषण, ये भी हमारे संख्याओं से मतलब संबंध रखते हैं, जिसमें कि हमारे को संख्या में 2 होते हैं, एक है निश्चय और एक है अनिश्चय। निश्चय की बात करें तो हमारे को पता है कि 1, 3, 4 इस तरीके के क्रमबद्ध होते हैं। पहला वो पहले स्थान पे बैठता है, वो दूसरे स्थान पे बैठता है, इस तरीके के आगे तुम दोनों, तुम चार, अगर ऐसे शब्द हैं वो हमारे निश्चय संख्या के बारे में बात करते हैं। अनिश्चय की बात करें तो कुछ विद्यार्थी वहाँ जा रहे थे, थोड़ी लड़कियाँ होगी, सब लड़के, इस तरीके के शब्द हमारे अनिश्चय संख्यावाचक के अंदर आते हैं। तो लास्ट भेद की बात करें तो ये हमारा सार्वनामिक भेद। इसमें बोले तो सर्वनाम मतलब कि हम सर्वनाम का यूज़ करते हैं कि यह मेरा घर है, वह मेरा दोस्त है, वे मुझे अच्छा लगता है, कोई पढ़ रहा है, तो वे, यह, मेरा, इस तरीके के जो शब्द है वो देखो सर्वनाम के अंदर आते हैं। तो जहाँ भी आपके पास इन शब्दों का यूज़ हो वो सर्वनामिक विशेषण के अंदर आते हैं। तो विशेषण वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया और कंप्लीट हो गया। ज़्यादातर यही पूछा था कि विशेषण के कितने भेद है। भेदों को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। विशेषण के हमारे पास 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्रिया। क्रिया से हमारे को पता चलता है कि जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे शब्द जिससे हमें पता चले कि कोई कार्य हो रहा है वह क्या कहलाते हैं, तो वो हमारे क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि राम खेल रहा है, हमें पता चल रहा है राम क्या कर रहा है, खेल रहा है। इस तरीके के शब्द होते हैं, ठीक है। कि कोई खाना खा रहा है, मोहन खाना खा रहा है, राम नाच रहा है, राम गाना गा रहा है। जब ऐसे ऐसे शब्द आए तो हमें पता चल रहा है, क्रिया के बारे में पता चल रहा है कि कोई कार्य हो रहा है। अगर आपसे कभी भी मतलब कार्य से संबंधित पूछा जाए तो मतलब वो क्रिया के अंदर आता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रिया के भेद, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। हर एक चीज़ के भेद और उसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाता है या भेदों से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिया के कितने भेद हैं, तो मुख्य क्रिया के 3 भेद होते हैं। एक कर्म के आधार पर, एक प्रयोग या रचना के आधार पर, एक काल के आधार पर। अगर हम बात करें कर्म के आधार पर, आपके 2 प्रकार होते हैं। अगर आपसे कल को कभी ये पूछा जाए कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं, एक अकर्मक, एक सकर्मक। अकर्मक में आपको पूरी चीज़ बताई नहीं जाती, सकर्मक में आपको पूरी चीज़ बताई जाती है। बाय द वे, जैसे अकर्मक में है राम खेल रहा है, तो क्या खेल खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, ये आपको पूरा नहीं बताया गया। अगर आपसे बोला जाए कि राम गिल्ली डंडा खेल रहा है, तो ये आपका सकर्मक क्रिया है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि कौन सा खेल खेल रहा है। अकर्मक में आपको आधी चीज़ बताई जाती है और सकर्मक में आपको पूरी चीज़। जैसे कि राम लिख रहा है, क्या लिख रहा है वो हमें नहीं पता है, तो ये अकर्मक है। राम पत्र लिख रहा है, ये आपका सकर्मक क्रिया है, तो इसको याद रखें। नेक्स्ट बात करें तो प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो वो हमारे 8 भेद होते हैं। तो 8 भेद होते हैं, ये तो नहीं पूछा था कौन कौन से भेद है, सिर्फ ये पूछा जाता है कि प्रयोग के आधार पर आपके क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो ये याद रखना 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। यहाँ पे आपका काल भी क्लियर हो रहा है इसी में ही। तो कौन कौन से होते हैं आपके पास, भूतकाल,
वर्तमान काल, भविष्य काल। अगर हम भूतकाल की बात करें तो भूतकाल के हमारे पास 6 भेद होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और भूतकाल कौन-सा काल होता है? भूतकाल वो वाला काल होता है जिसमें हमने कार्य कर चुका है। जो कार्य हम कर चुके हैं वो भूतकाल के अंदर आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कार्य हम कर चुके हैं वो किसके अंदर आता है? तो हमारा भूतकाल के अंदर आता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के हमारे पास 6 भेद है। बस इतना ही यहाँ से पूछा जाता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है। तो दूसरा जो भेद है हमारा काल का वो है वर्तमान काल। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के हमारे पास कितने भेद है? 5 भेद हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो वर्तमान काल के आपके पास 5 भेद है, इसको आपने ध्यान रखना। और जो वर्तमान काल होता है, जो काल चल रहा है, मैं नाच रहा हूँ, तो मतलब हूँ आ गया ना लास्ट में, मतलब मैं नाच रहा हूँ, अभी भी मैं नाच ही रहा हूँ, तो मतलब कार्य कर रहा हूँ। मैं गाना गा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे शब्द किसके अंदर आएंगे? वर्तमान काल के अंदर। अगर आपके पूछा जाए कि मैं खाना खा रहा था, जब आपके था, थी, थे आगे, तो मतलब भूतकाल वर्तमान काल में कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ऐसे शब्द आए तो वो हमारे वर्तमान काल में आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो भविष्य काल। भविष्य काल होता है जो हमारा भविष्य में आने वाला है, मतलब मैं कल नाचूंगा, मैं कल खाना खाऊंगा, मैं कल व्रत करूंगा, मैं कल शिमला जाऊंगा, गा गी गे, ये शब्द आपके भविष्य काल में आते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भविष्य काल के कितने भेद हैं? भविष्य काल के आपके पास 3 भेद हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता, बस इतना पूछा जाता है कि भविष्य काल के कितने भेद हैं, मतलब उनके नाम नहीं पूछे जाते कभी। तो बस ये याद रखना, भूतकाल के आपके पास 6 भेद है, और जो वर्तमान काल है उसके आपके पास 5 भेद है, और जो भविष्य काल है उसके आपके पास 3 भेद है। इन चीज़ों को याद रखना, तो आपका जो टैट है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई पेड नोट चाहता है, मतलब वो भी अवेलेबल है, अगर किसी को नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो उसको मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हर एक नोट्स के कितना प्राइस है वो आपको, मतलब आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, फिर मैं आपको बता लूँगा वहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिया विशेषण। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रिया विशेषण का अर्थ होता है जब हमें क्रिया की विशेषता का पता चले। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि जिस शब्द से हमें क्रिया की विशेषता का पता चले उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है, तो इसमें क्या है, जो चलता है वो एक क्रिया है, और धीरे धीरे क्या है, उसकी विशेषता है, उसके बारे में बता रहे हैं। विशेषता ज़रूरी नहीं उसकी अच्छाई हो, उसकी बुराई भी हो सकता है, विशेषता के अंदर सब बातें आती है। नेक्स्ट बात करें तो जो यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन वो है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद है। तो क्रिया विशेषण के हमारे पास 4 भेद है। एक है स्थानवाचक, एक है कालवाचक, एक है परिमाणवाचक, एक है रीतिवाचक। तो यहाँ से सिर्फ इतना पूछा जाता है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद है और क्रिया विशेषण का अर्थ क्या है। तो जब भी आपके पास कहीं भी क्रिया की विशेषता के बारे में पता चले तो मतलब वो आपका क्रिया विशेषण, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। बाकी कल से आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेगी, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते जाएंगे, जिससे आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि एक बार रूल पढ़ लिए तो आपको पता चल जाएगा कि जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो इजीली आप जो टेट को क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप इस तरीके से चलोगे। क्योंकि मैंने तभी आपके लिए मेगा प्रैक्टिस सेट रखा था, क्योंकि पहले आप सारे रूल को समझ लो, फिर हम बाद में सारे मिक्स करके क्वेश्चन के बारे में बात करें, ताकि कि आप भी इजीली आंसर्स दे पाओ और आपको समझ भी आ जाए। नेक्स्ट है हमारा कारक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है और बहुत ईजी टॉपिक भी एक तरीके से। क्योंकि अगर आपको कल के लिए पूछा जाए कि आपको दिया होगा कि कर्ता के अंदर कौन सा चिन्ह आता है, तो ऑप्शन में दे रखा होगा ने, को, से। तो आपको पता है कि कर्ता के अंदर कौन सा चिन्ह आता है, ने। तो इसको बस आपने याद रखना है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे होम। जब भी आपके पास संबोधन चिन्ह लगे वो किस में आएगा, संबोधन में आ जाएगा। ठीक है। कल को आपसे पूछा जाए क्या कि हे राम कौन सा कारक है, तो हे राम होगा और साथ में आपके पास संबोधक चिन्ह लगा होगा, तो किसके अंदर आएगा आपका, सीधे संबोधक चिन्ह पे। तो बस कारक से यही क्वेश्चन आते हैं, इनको आपने ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम संधि, क्योंकि संधि से बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप संधि का अर्थ का पता रख लो, क्योंकि कई बार पूछ दिया जाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। ठीक है। संधि में क्या करते हैं हम, दो शब्दों का क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। ठीक है। जबकि इसमें और क्या होता है, जब दो शब्द निकट आते हैं या दो वर्ण का संयोग से
जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जो दोष वर्ण होता है जब उनका संयोग बनता है तो जो उनसे संयोग बनने के बाद परिवर्तन या विकार बोले गए उसे हम क्या कहते हैं, संधि। जैसे कि हिमालय में देखो, हिम जमा आल्य, जब हिम का मतलब अलग हो गया, आल्य का मतलब अलग हो गया, बट जब हम इनको जोड़ देते हैं जब, तब इनका क्या बन जाएगा, हिमालय एक। फिर इसी तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। फिर बात करें संधि के प्रकार, ये बहुत बार पूछा जाता है कि संधि के कितने भेद हैं। मुख्य संधि के 3 भेद हैं। एक है स्वर संधि, एक है व्यंजन संधि, एक है विसर्ग संधि। इनके नाम से पता चल रहा है स्वर संधि में क्या है, स्वरों के बारे में ज़्यादातर बात की जाएगी। व्यंजन संधि में जो व्यंजन्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा। और विसर्ग संधि में क्या होगा, विसर्ग वगैरह लगी होगी जिससे कि आपको इजीली पता चल जाएगा। सबसे आसान जो चीज़ है यहाँ पे वो विसर्ग संधि आपने याद रखना। जब भी आपके पास कहीं भी विसर्ग लगे तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी संधि है, या आपसे पूछा जाए विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है, तो जिसमें विसर्ग लगा है वो वाला तो विसर्ग संधि का उदाहरण होगा ही होगा। ये बात आपने ध्यान में रखना। और अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने भेद है, तो स्वर संधि के हमारे पास 5 भेद है। एक हमारे पास दीर्घ संधि है, एक हमारे पास गुण संधि है, एक आपके पास वृद्धि संधि है, एक यण संधि है, एक आदि संधि है। तो ज़्यादातर इसमें से सिर्फ आपके पास दीर्घ संधि और गुण संधि से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्वर संधि में 2 ही ये मुख्य संधि है जहाँ से आपके पास बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आपको अभी डिटेल में पता चल जाएगा। क्योंकि स्वर संधि में आपने याद रखना बस स्वरों की बात होगी ज़्यादातर, मतलब मात्राएं वगैरह ज़्यादातर होगी। और व्यंजन संधि में आपके पास व्यंजन होगा, जैसे क ख घ त थ थ ऐसे वाले शब्द। विसर्ग संधि में विसर्गें लगी होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वर संधि के भेद, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले दीर्घ संधि, आपको पता है कि दीर्घ संधि स्वर संधि की भेद है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दीर्घ संधि में से हमारी आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ और री, इसी के अंडर आपसे क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपके पास अ जमा अ भी आई बनाता है, अ जमा आ इक्वल टू आ, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि पेपर में अ जमा आ इक्वल टू, इस तरीके से पूछा जाता है। जैसे कि आ जमा आ किसके बराबर है, आ जमा अ, तो सारे के सारे आपका आ ही बनाएंगे। अ को अगर आप अ के साथ भी जमा करोगे तब भी आ, अगर आप अ और आ को जमा करोगे तब भी आ ही बनेगा। फिर इस तरीके से याद रखना, अगर आप छोटी ई को जमा करोगे एक साथ तब आपके पास क्या बनेगा, बड़ी ई। अगर आप छोटी ई और बड़ी ई को जमा करोगे तब भी बड़ी ई, अगर आप बड़ी ई और बड़ी ई को जमा करोगे तब भी आपके पास बड़ी ई बनेगा। अगर आप बड़ी ई जमा छोटी ई करोगे तब भी आपके पास बड़ी ई बनेगा। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ बनाता है, छोटा ऊ जमा बड़ा ऊ होगा फिर भी बड़ा ऊ ही बनेगा। अगर बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ होगा फिर भी बड़ा ऊ ही बनेगा। अगर बड़ा ऊ जमा बड़ा ऊ होगा फिर भी बड़ा ऊ बनेगा। री जमा री हमारा री बनाता है, बाकी आपको शायद से अभी पता नहीं चलेगा, बट इसको अच्छे से समझ देना आप, क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, फिर शायद से आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि जो दीर्घ संधि है उसके अंदर किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। कि हम यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं दीर्घ संधि का। पहले आपको पता है कि दीर्घ संधि में जो हमारे ह्रस्व संधि और दीर्घ संधि होती है ना, स्वर जो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिल करके क्या है, हमारे दीर्घ स्वर बनाते हैं, बड़े स्वर, ठीक है। जैसे कि हिमालय की बात करें तो हिम जमा आल्य, जिसमें कि क्या है, अ जमा आ इक्वल टू आ, हिमालय आ की आवाज़ आ रही है ना आपके पास, आल्य, हिम जमा आल्य। अब बात करते हैं विद्यार्थी, तो इसमें क्या है, आ जमा अ, विद्या जमा अर्थी, इस तरीके से शब्द बनते हैं। रविंद्र, रवि जमा इंद्र। नदीश, नदी जमा ईश। लघुतर, लघु जमा उत्तर। तो इस तरीके से आपके पास शब्द दिए जाते हैं। ज़्यादातर आपके पास हिमालय हो गया, विद्यार्थी हो गया, इससे आपके पास ज़्यादातर आता है। रविंद्र हो गया। तो ऐसे शब्द जिनमें मात्राएं लगी होगी वो भी आ की, बड़ी ई की, बड़े ओ की, वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इस चीज़ को याद रखना आपने। सबसे पहले तो आपने याद रखना, जब भी आपके पास किसी भी शब्द में मतलब मात्राएं लगी होगी बीच में, एंडिंग की बात नहीं हो रही है। जो व्यंजन होते हैं ना उसमें एंडिंग में लगी होती है ज़्यादातर मात्रा, जो आपके स्वर होते हैं उसमें बीच में लगी होती है, जहाँ पे आपका मतलब दो हिस्सों में बंट जाएंगे तो वो आपके स्वरों के बेस पे बंटते हैं, ठीक है। इस तरीके को याद रखना आपने। जब आपका स्वरों के बेस में बंट रहे हैं, जैसे कि विद्यालय, विद्या आ की भी आ रही है, अ की भी आ रही है, तो आपने समझना कि वो स्वर है, हमारे स्वर संधि है। नेक्स्ट जो भेद था हमारे पास स्वर संधि का वो था गुण स्वर संधि। भी क्वेश्चन पूछा था, इसमें क्या है ना, इसमें आपके पास री के बाद की बात आती है, मतलब जोड़ से क्या बनेगा, ए बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। जैसे कि अ जमा ई इक्वल टू ए, आ जमा ई इक्वल टू ए, अ जमा बड़ी ई इक्वल टू ए, और आ जमा बड़ी इक्वल टू ए।
और अ जमा उ इक्वल टू ओ, आ जमा उ इक्वल टू ओ, आ जमा बड़ा उ इक्वल टू ओ, और जमा री इक्वल टू अर, आ जमा री इक्वल टू अर। इस तरीके के शब्द इसमें बनते हैं। फिर इनको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा बहुत देख लेते हैं ताकि कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट, गुण संधि के अगर हम उदाहरणों की बात करें तो आपको पता है नरेंद्र, रॉ में ए की मात्रा पड़ी है तो ए की मात्रा किससे बनती है, औ जमा ई से, तो नर जमा इंद्र। सुरेश है तो ए की मात्रा बन जाएंगी सुर जमा ईश। इस तरीके से आपके पास ये शब्द बने। महेश है, महा जमा ईश। इस तरीके से शब्द बनते हैं। जैसे कि महा उत्सव, महाजमा उत्सव, इस तरीके से बन गए हैं। राज ऋषि, राज जमा ऋषि। देव ऋषि, देव जमा ऋषि। इस तरीके से आपके पास पूछे जाते हैं। अगर तो ऋषि वाले आगे तो बहुत ईजी होते हैं, इसको तो आपने ऐसे याद रखना, बस जो भी आगे दे रखा है राज जमा ऋषि बना लेना उसको। यही है आपके पास इसके स्वर संधि के उदाहरण। अगर हम व्यंजन संधि की बात करें तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि डिटेल में नहीं पूछा जाता है। बस आपने ध्यान रखना है कि आपसे सिर्फ ऐसा पूछा जाता है कि स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है, ठीक है। तो जैसे दी गज है तो दी गज को देखो किस तरीके से लिखा है, दिक जमा गज। इसमें देखो जो स्वर है उनका संधि विच्छेद नहीं हुआ, बल्कि जैसे हिमालय हिम जमा औ की आवाज़ आती थी, यहाँ पे देखो वर्णों मतलब व्यंजनों की आवाज़ आएगी आपके पास। जहाँ भी आपका व्यंजन की आवाज़ आएगी मतलब व्यंजनों से उनका जो है होगा संधि विच्छेद, तो समझ लेना वो व्यंजन संधि है आपकी। तो इस मेगा प्रैक्टिस सेट का सबसे लास्ट टॉपिक है हमारे पास समास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसकी पहले डेफिनेशन याद रख लेना आप। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया या छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द के मिल करके कोई नया शब्द बने या कोई छोटा शब्द बने तो उसे क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं ये पूछा जाता है। तो समास के आपके पास 6 भेद होते हैं। ये आपके पास द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास और बहुव्रीहि समास। ये बहुत इंपॉर्टेंट समास है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बस यहाँ से आपने इतना याद रखना कि जो समास है उसके 6 भेद होते हैं। फिर इनके थोड़े हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं कि आखिर जो ये समास है किस तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले बात करें अव्ययभाव समास। इसमें हमारा पहला पद या पहला अव्यय प्रदान होता है। जैसे कि इसके जो उदाहरण होते हैं जैसे कि प्रतिदिन हो गया, अनुकूल हो गया, यथाशक्ति हो गया। इस तरह के जहाँ पे आ जन्म हो गया, इस तरह के या यथा क्रम हो गया, यथा समय हो गया। इस तरह के अगर आपके पास आएगा कि औ या सबसे मेन चीज़ है, प्रतिदिन हो गया, भरपेट, ऐसे शब्द हमारे आते हैं। अगर हम बात करें तत्पुरुष समास, इसमें हमारा दूसरा पद या दूसरा अव्यय प्रदान होता है। इस चीज़ को आपने याद रखना। और साथ ही साथ में इसमें हमारे कारक लगता है। जैसे कि आप बोले रसोई घर, रसोई के लिए घर, मतलब कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ऐसे वाले जो कारक लगते हैं वो इसमें लगते हैं। कर्म हो गया, कर्ण हो गया, संप्रदान, ये सारे इसमें लगते हैं। जिसमें आपके पास है रसोई के लिए घर, मतलब रसोई घर, ऐसे ऐसी चीज़ें आए तो वो आपके तत्पुरुष समास के अंदर आती है। नेक्स्ट बात करें तो द्विगु समास वो होते हैं जिसमें हमारी काउंटिंग आती है। देखो द्वि से पता चल रहा है द्विगु समास जिसमें काउंटिंग आई, जैसे त्रिभवन हो गया, नवग्रह हो गया। इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। अष्ट धातु ये कौन सा समास है, तो अष्ट धातु कौन सा, द्विगु। जहाँ पे आपके पास पंचवटी हो गया, त्रिनेत्र हो गया, इस तरीके के शब्द आए, त्रिकाल हो गया, तो वो हमारे द्विगु समास के अंदर आते हैं। इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें तो बहुव्रीहि समास। इस समास में बस आपने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना। बस जहाँ पे आपके पास कोई महान पुरुष या भगवानों के नाम आ जाए तो वो वाले नाम आपके बहुव्रीहि समास होते हैं। जैसे कि लंबोदर हो गया, नीलकंठ हो गया, गजानन हो गया, दशानन हो गया। इस तरीके के समास आए तो समझ लेना वो आपके बहुव्रीहि समास है। तो नेक्स्ट बात करते हैं द्वंद्व समास। इस समास में ना आपके पास बीच में आपके पास डैश लगा होगा, जैसे कि अन्न जल हो गया, आग पानी, मार पीट, ऊपर नीचे, सुबह शाम, दिन रात, ऐसे जब शब्द आ गए वो आपके द्वंद्व समास के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात आती है कर्मधारय समास, जिसमें कि कोई चीज़ कर्म को प्रकट करे। मतलब कि नील कमल हो गया, नीला कमल। रंग के बारे में जब बात करें, महान पुरुष, महान आत्मा, इस तरीके की जब भी आपके पास समास आए तो समझ लेना वो आपके कर्मधारय, जिसमें कि किसी के रंग के बारे में बात हो रही होगी या कोई महान पुरुष, महान आत्मा, जिसके महान कवि, इस तरीके की बातें होगी तो वो आपके कर्मधारय समास के अंदर आते हैं। तो मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि आपसे पूछा ही इतना जाता है। तो जितना भी आपको आज की वीडियो में बताया गया, आपके पास इसी के रिगार्डिंग हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।